हरिओम। हाँ तो भैया आज हम लोग ज्योग्राफी का यह चौथा चैप्टर कृषि को पढ़ेंगे। तो कृषि शब्द से सभी परिचित ही होंगे, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। कृषि शब्द का अर्थ है कि भूमि को जोतना, ये शाब्दिक अर्थ है। आप जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। कृषि केवल और केवल अनाज का ही उत्पादन करके हमें नहीं देती है, बल्कि आप देखते हैं कृषि में 50% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, रोजगार उपलब्ध कर रहा है। दूसरा, यह उद्योग को भी दिशा दे रहा है, उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध करा रहे हैं, व्यापारिक फसलें इसके माध्यम से बोई जा रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह केवल खाद्यान्न उत्पादन करना ही कृषि कार्य नहीं है। आप जैसे देखते हैं चाय, कहवा, ये सब व्यापारिक फसलें हैं और इसके माध्यम से इस व्यापारिक फसलें को भी उगाया जाता है। जूट, कपास, ये सभी व्यापारिक फसलें हैं। अभी आप देखेंगे कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार मुख्य रूप से कृषि के 2 प्रकार हैं। पहला जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरा व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि जैसे कि पहला है जीवन निर्वाह कृषि। इसका सीधा सीधा नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किसी परिवार के जीवन निर्वाह के लिए किया गया कार्य, या आप ऐसा कर सकते हैं कि वह कृषि जिसमें अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर श्रम के माध्यम से सहायता करके जो कृषि कार्य होता है उसे हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यह आमतौर पर अपने घर परिवार को चलाने के लिए ही किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम इसके माध्यम से फसल को हम बेच करके पैसा कमा लें, ऐसा नहीं होता है। यह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। इसमें पूंजी कम मात्रा में लगाया जाता है, उत्पादन में भी कमी होती है और घर के परिवार के सदस्यों के साथ यह खेती कर लिया जाता है। आप देखते हैं दूसरा व्यापारिक कृषि, जो कि बड़े पैमाने पर इसमें जोतों का आकार काफी बड़ा होता है। एक ही जैसा फसल हम इसमें बोते हैं। यदि जूट का फसल बो रहे हैं तो केवल जूट ही जूट दिखाई देता है। चावल की खेती कर रहे हैं तो हजारों हेक्टेयर में चावल की खेती होती है। इसमें परिवार के सहायता से नहीं होता है, बल्कि इसमें अधिक पूंजी, कृषि के आधुनिक यंत्र, ये सभी लगा करके बड़े पैमाने पर पूंजी किया जाता है और इसमें जो उत्पादन होता है वह व्यापारी मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। तो इसको आप समझिए। तो आप देखते हैं कृषि, हमने जो बताया कृषि का कार्य है खेत की जोताई करना, फसल की बुआई करना, कटाई करना, ये सामान्य रूप से कृषि कार्य के अंतर्गत। आप देखते हैं कि कृषि हमारे भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी कृषि कार्य होता है, जो कि यह कृषि कार्य आज से नहीं हो रहा है, हजारों लाखों वर्ष पहले से कृषि
नाम दूसरा है कर्तन दहन कृषि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। भारत में कई राज्यों में इसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे आप देखेंगे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे हम दीपा के नाम से जानते हैं। फिर कुछ दूसरे देशों में, मैक्सिको में, मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में पोलिको के नाम से जानते हैं। ब्राजील में लोका के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह कार्य वही है, पद्धति वही है, केवल नाम चेंज होता है। तो यह झूम कृषि था। आगे है शस्य क्रांति। आप देखते हैं हम जितने भी फसल बोते हैं, चाहे वो फसल खाद्य फसल हो, अखाद्य फसल हो, साग सब्जी हो, या शस्य क्रांति के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं। अब देखते हैं कि ये जैसे दाल फसल, साग सब्जी, मसाले, इस सभी को शस्य ऋतु के अंतर्गत रखते हैं। ये शस्य ऋतु प्रारूप क्या है? तो ये शस्य ऋतु प्रारूप को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद। ये 3 प्रकार के फसल हम लोग बोते हैं। जायद फसल ये तो संभवतः सभी भैया भाई जान रहे होंगे। रबी की फसल क्या होती है? तो वह फसल जो हम लोग शीत ऋतु में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिस ऋतु को बोते हैं और अप्रैल मई में जिसको हम काट करके अपने घर में ले आते हैं, अर्थात अक्टूबर टू दिसंबर में इसको हम बोते हैं और फिर अप्रैल टू मई में इसको हम काट करके अपने घर में ले आते हैं। ऐसे फसल को हम रबी फसल कहते हैं। आप देखेंगे जैसे चना है, सरसों है, गेहूं है, मक्का है। मक्का दोनों के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा खरीफ फसल। यह खरीफ फसल आप देखेंगे जो कि जून जुलाई अगस्त में जिसको हम बोते हैं और जुलाई अगस्त में जिसको बोते हैं और अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में हम जिसकी कटौती कर लेते हैं, वैसे फसल को हम खरीफ फसल बोलते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो चावल है, मक्का है, ज्वार है, तूर है, कपास है, जूट है, मूंगफली है, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब जायद फसल हमने यहाँ बताया कि अक्टूबर टू दिसंबर और अप्रैल टू मई में हम इस फसल को रखते हैं रबी को। फिर या जुलाई टू अगस्त और नवंबर दिसंबर में खरीफ को अपने घर में ले आते हैं। तो इस दोनों फसल के बीच अर्थात खरीफ के फसल कटने के बाद और रबी फसल कटने के बाद और खरीफ बोने के पहले का जो समय है, अर्थात अभी आप देखते हैं यहाँ बोने के बाद जो मई टू जुलाई जो टाइम है, इस दोनों फसल के बीच का जो समय है मई टू जुलाई, इसके अंतर्गत जो हम सब्जी, साग, तरबूज, ककड़ी, खीरा जो खेती कर लेते हैं, इसको हम जायद फसल के अंतर्गत रखते हैं। तो एक ऐसा भी फसल है जो कि साल में एक बार ही बोया जाता है और काटा जाता है। कहने का तात्पर्य रोपा जाता है। आप देखेंगे गन्ना जो कि साल में एक बार हम उसको रोपते हैं, तो
एक साल में वो एक बार ही कटाई होती है। हो सकता है कि उसको हम कभी कभी 2 वर्षों के लिए भी छोड़ देते हैं, एक वर्ष काटे फिर छोड़ देते हैं, फिर रोपने की आवश्यकता नहीं है अगले साल, फिर उसी से दूसरे साल भी हम उसको कटौती करते हैं, उत्पादन लेते हैं। तो आगे मुख्य फसलें, तो आप देखेंगे भारत में जो मुख्य रूप से जो फसल है खाद्य फसल, जिसको हम लोग खाते हैं, तो आप देखेंगे मुख्य फसलें, तो आपके नाम आपके जुबान पर तुरंत आ जाता होगा। मुख्य फसल का जब भी नाम लेते हैं तो 2 फसल का नाम आता होगा, सबसे पहले चावल और दूसरा गेहूं। यह भारत के 2 मुख्य फसल कहे जाते हैं। तो आप देखते हैं मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में फर्क के कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसल लगाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से बोई जाने वाली जो फसल अभी हमने आपको कहा चावल और दूसरे नंबर पर गेहूं। तो चावल या खरीफ है, उसको हम धान भी कह सकते हैं, या खरीफ है, और यह रबी के अंतर्गत, गेहूं रबी के अंतर्गत आता है। तो आप देखते हैं भारत में ज्यादातर लोगों का खाद्यान्न मुख्य रूप से चावल है, और चाइना के बाद दूसरे नंबर पर विश्व में दूसरे नंबर पर भारत चावल उत्पादन में सबसे आगे है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक की आवश्यकता होगी, और वर्षा यदि हम कहें, यह तो तापमान है, वर्षा यदि हम कहें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। कहीं कहीं पर वर्षा जब कम होती है तो वहां पर इसके लिए हम अतिरिक्त सिंचाई के साधन का उपयोग करते हैं, तब जाकर के यहाँ पर खेती संभव है। आप देखते हैं पंजाब को केनाल बस्ती के नाम से जानते हैं, जो कि वहां पर नहरों का जाल बिछा हुआ है, तब जाकर के चावल की खेती बड़े पैमाने पर और विश्व उत्पादक के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यहाँ राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन होता है, उसमें जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर अतिरिक्त सिंचाई के साधन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मिट्टी आप देखेंगे सबसे उपयुक्त मिट्टी इसके लिए जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात नदी के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। दूसरे नंबर पर हम गेहूं को लाते हैं, तो आप देखते हैं भारत के या दूसरी सबसे अहम खाद्यान्न है, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में इसका पैदावार किया जाता है, और यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे इसके बोने के समय थोड़ा सा कम ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात शीत ऋतु में इसकी बुआई होती है, और इसके लिए जब यह पौधा में अनाज आ जाता है तो उस समय पकने के समय खिली हुई धूप चाहिए। हमने पहले भी बताया कि अप्रैल मई में इसकी हम कटाई करते हैं, तो अप्रैल मई में काफी धूप होती है, इसीलिए उस समय अनाज पक जाता है, दाना पक जाता है, काफी पुष्ट हो जाता है, उसी समय हम इसकी कटाई कर लेते हैं। देश में गेहूं उगाने वाले मुख्य रूप से 2 इलाके हैं। पहला उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान, और दूसरा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होती है। तो इसके लिए आपने देखा कि तापमान बहुत कम चाहिए और पकने के समय तापमान अधिक
वर्षा 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे हम लोग अन्य जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उसको पढ़ेंगे।